एशिया का तनाव जिसका तस बना हुआ है, रुपया कुछ हद तक संभला ज़रूर है, लेकिन क्रूड की टेंशन कायम है। ऐसे में अब बाजार की दिशा और दशा क्या होगी? गिरावट में निवेश करें या फिर कैश बचाएं इस समय? इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी मौजूद हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल, अभी क्या आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं और जो पैसा आपको आ रहा है, क्या आप कॉन्स्टेंटली उसको डिप्लॉय कर रहे हैं इस मार्केट में? जी, एक्चुअली धन्यवाद अनुज जी, आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली अनुज जी, ऐसा है कि जो हमारे पास कैश था, पहले थोड़ा बहुत था, वही हमने इन्वेस्ट किया हुआ था और अभी भी हम रुक नहीं रहे हैं। ये जो ऊपर नीचे हो रहा है बाजार में, उथल पुथल, जो भी छोटा मोटा कैश है वो हमने रखा हुआ है, लेकिन डिप्लॉय तभी कर रहे हैं जब हमें एक अपीलिंग कुछ वैल्यूएशन दिखे मार्केट में, तब जाके हम डिप्लॉय कर रहे हैं। और वैसे भी इट्स नॉट टू मच टू टॉक अबाउट कि 1-1.5 टका का कैश है। और एक और चीज अनुज जी, अगर जो एक चीज आप समझ लीजिए कि हमारा जो बाजार है वो पूरा ही ओवरसोल्ड है आज की तारीख में। सब मतलब आप ग्लोबली बात करें, इमर्जिंग मार्केट्स देखें पूरे स्पेस को, तो शायद इंडिया 28 फरवरी से सबसे खराब परफॉर्मिंग इंडिया का ही परफॉर्मेंस इंडिया का ही होगा। और ये इसलिए चलते कि हम सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं क्रूड के, तो इसीलिए आई थिंक जो क्रूड प्राइसेस को लेके हमारे कुछ ज्यादा मार पड़ रही है यहाँ पे। और आपने रुपया तो देख ही लिया है कि तोड़ तोड़ के हालत हो गई है। तो इसलिए, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि एफआई जोरों से अंदर आने वाला है, क्योंकि वो भी काफी नाखुश है हमारे मार्केट से, हमारी ग्रोथ रेट से अर्लियर। तो हमें थोड़ा संभल के करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड एज ऑलवेज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो भी अनाउंसमेंट करते हैं, वो थोड़ा आपको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ता है और उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि अगले दिन ही चेंज हो जाता है। तो इसलिए इट्स वेरी कंफ्यूजिंग मार्केट, बट सिलेक्टिवली वन हैज टू बी देयर। ओके दिनशो जी, एक सवाल अब आपसे पूछूंगा। जो पिछले 4 महीने में, 5 महीने में HDFC बैंक के साथ हुआ है, एज अ बिग इन्वेस्टर आप इसको कैसे देख रहे हैं? और कहीं ना कहीं क्या अब आपको भी यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक रिस्क दिख रहा है? क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि ये अब अंडर परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बड़ी बनती जा रही है। इस तरीके से स्टॉक का लगातार 52 वीक लो हिट करना और इस तरीके की हेडलाइंस बनना, इसे आप एज अ इन्वेस्टर, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, कंसर्निंग होता अगर जो कुछ बाहर निकल के आता। जो एक्स चेयरमैन है, जो रिजाइन किए, जो प्रीवियस जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक लेटर में सिर्फ एक कमेंट मारा है, उसके बाद कुछ सपोर्टिंग कुछ बोला नहीं है उसके बाद। और आप सोचिए, केकी मिस्त्री जैसे वो आके चेयरमैन बने हैं, और वो आप यही वो खुद ही बोले कि मैं 70 साल प्लस हो गया हूँ, और अगर जो कुछ भी कंसर्न होता तो आई वुडंट हैव टेकन दैट रिस्क। तो हमें वो कंसर्न नहीं लग रहा है वहां पे। बहरहाल, आप अगर जो ग्रोथ की बात करें तो ऑब्वियसली ग्रोथ का आप देख रहे हैं कि ये जो अभी नंबर्स आए, एडवांस नंबर्स आए, वो ठीक ठाक ही हैं। डिपॉजिट्स ग्रोथ कम थे लोन ग्रोथ से ज्यादा, विच इज अ गुड साइन फॉर एचडीएफसी बैंक। सॉरी। बट दूसरा आप देखिए कि आगे चल के क्या होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा ये ग्लोबल ग्रोथ की बात हो रही है, जो वॉर की बात हो रही है, उसके चलते मुझे लगता नहीं कि इंडियन इकोनॉमी विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट अनस्केथ। मतलब कुछ मार पड़े बगैर हम बाहर निकले द इकोनॉमी, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है हमें। जैसे जैसे ये लंबा चले जा रहा है, 1 महीना हो गया है, और जिस हिसाब से बातें हो रही है, लगता है और ही वर्स होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा उसको लेके ज्यादा कंसर्न है देन एक्चुअली द corporate governance and the bank and growth, so that way. ओके दिनशॉर जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा कि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है इंडियन मार्केट्स, और सिलेक्टिव रहना है आपको, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए मार्केट में। तो Q4 अपडेट आई और ट्रेंड साथ ही एवेन्यू सुपरमार्ट, इन दोनों की Q4 अपडेट बाजार को भी काफ़ी भाई आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो रिटेल स्पेस में और इन दोनों स्टॉक्स पर सर आपका नजरिया क्या है? जी, एक्चुअली आप ये दोनों स्टॉक की तो बात नहीं करूंगा मैं। आप बाकी देखिए रिटेल के भी, जिनके भी नंबर आए हैं, काफी एक्साइटिंग नंबर आए हैं। आप वी मार्ट देख लीजिए, या V2 रिटेल देख लीजिए, या इवन नायका जो आज सुबह उन्होंने डिक्लेयर किया अपने नंबर्स। तो रिटेल में एक्चुअली, जैसे हम तो बात करते रहते थे कंपनियों से, जनवरी फरवरी बहुत ही बढ़िया महीने थे रिटेल के लिए। मार्च भी ठीक रहा, इतना खराब नहीं रहा। इसीलिए मैं जैसे पहले बोल रहा था कि ये अगर जो लड़ाई झगड़ा चालू रहा जरा लंबे अरसे के लिए,
तो उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है आगे चल के। आज की तारीख में इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। आप एक्चुअली फूड कंपनी से बात करें तो वो भी आपको ये बोलेंगे थोड़ा स्लो डाउन देखा है उन्होंने, पर ग्रोथ फिर भी कंटिन्यू होती है। तो यही कंसर्न है कि ये जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा हमारे को तकलीफ होगी इस ड्रॉ डाउन में से बाहर निकलने में। तो इसलिए होप यही है कि नंबर्स तो अच्छे हैं, अगले क्वार्टर के भी अगर जो ये जल्दी झगड़ा सलट जाए तो आपको अच्छे ही नंबर दिखेंगे। ग्रोथ रेट वाज एक्सपेक्टेड। एक्चुअली मैं यही बोलता हूँ कि ये लड़ाई जो शुरू हुई वो गलत टाइम पे हुई, इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बहुत ही गलत टाइम पे हुई, क्योंकि हम जस्ट एक डाउनटर्न में से निकल रहे थे बाहर, और इसके चलते आपको शायद एक डाउनटर्न दिखे अगर जो ये लंबा चले तो इसलिए ये सब नंबर्स ठीक है, लेकिन आगे के नंबर्स इज मोर इम्पोर्टेंट। आगे के नंबर इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी बैंक्स पर चर्चा हो रही थी दिनशॉर जी, बैंक्स के भी Q4 अपडेट अगर हमने देखे ठीक ठाक आए हैं, PSU बैंक्स के इनफैक्ट ज़्यादा अच्छे आए हैं, तो हम भी इस बैंक स्पेस में भी आगे के नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे कि इस नंबर पर भी रिएक्ट करेगा? जी एक्चुअली देखिए PSU बैंक से नंबर्स अच्छे हैं, क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट शेयर गेन्स वगैरह होंगे यहाँ पे, और वो हो रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन इतने लेवरेज के साथ और जो स्ट्रेंथन राशि एडवांटेज क्या था कि इंटरेस्ट रेट कट हो रहे थे, तो उसके चलते लेवरेज आपका संभल सकता था। लेकिन इस लेवरेज के साथ इंटरेस्ट रेट कट तो नहीं होंगे, बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए यील्ड्स बिल्कुल गिरे नहीं है। तो आई थिंक आरबीआई के पास उतना लीवे है, तो हमें नहीं लगता कि ये ग्रोथ जो आप देख रहे हैं PSU में वो कंटिन्यू रहेगी। अगेन केवियट यही है कि अगर ये लंबा चला तो सबका प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली क्रूड प्राइसेस जिस हिसाब से हैं, पूरी इकोनॉमी में प्रेशर आ सकता है यहाँ पे। ओके दिनशॉर जी, आईटी पे आप लगातार नेगेटिव रहे हैं और वो काफ़ी ब्यूटीफुली आपके लिए प्ले आउट भी हुआ है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि रिवर्स AI ट्रेड प्ले आउट होना शुरू हुआ है, आईटी के वैल्यूएशन अब अच्छे हो गए हैं। आप मानेंगे क्या उस बात को? जी देखिए, अगर जो वैल्यूएशन तो एनीवे ऑल टाइम लो पे ही घूम रहे हैं उनके, क्योंकि ग्रोथ रेट्स हैव गॉन ऑफ। अभी आप जो ले रहा है वो ये सोच रहा है कि डिफेंसिव सेक्टर है, ग्रोथ दिखाएंगे आगे चल के। आप देख लीजिए क्वार्टरली नंबर, मुझे लगता नहीं है सीक्वेंशियली किसी का पॉजिटिव आया, तो शायद 1% के आसपास आपको पॉजिटिव नंबर दिखेगा। एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि जो रुपी जहां पे है आज की तारीख में वहां पे, तो इसलिए जब तक ग्रोथ नहीं दिखेगी यहाँ पे, और हमें लगता नहीं है कि दिखेगी, ये AI विल बी अ बिग डिसरप्टर। हम तो पहले से एक साल पहले से बोलते आए हैं कि डिसरप्टर है, और वही हो रहा है यहाँ पे। तो ये डिसरप्शन को ओवरकम करने के लिए एक रीसेट चाहिए होता है इंडस्ट्री को, और वो रीसेट पेनफुल रहेगा। वैल्यूएशन इज नॉट द ओनली रीसेट दैट वन कैन लुक फॉर। यहाँ पे रीसेट विल बी पेनफुल इन द सेंस कि आपको मार्जिन थोड़े गिव ऑफ करने पड़ेंगे, मैन पावर ले ऑफ करना पड़ेगा, वो सब रीसेट विल बी वेरी पेनफुल। तो उसके चलते वी रादर वेट देन गेट कैरिड अवे विद द वैल्यूएशंस। ठीक है, आईटी पर ये राय होगी। दिनशॉर जी, आपने शुरुआत में कहा था कि थोड़े कैश आपने बचा के रखे, जब आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आएगा, वैल्यूएशन कंफर्ट नजर आएगा, तो आप डिप्लॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और आपने स्टॉक्स या सेक्टर्स में हाथ लगाए हैं। तो सवाल आपके लिए ये कि अभी कौन सा सेक्टर आपको सही वैल्यूएशन पे नजर आ रहे हैं, जो आप वेट कर रहे हैं कुछ और दिनों में, और तस्वीर जहां पे क्लियर हो सके? श्रेया जी, हमें सारे वैल्यूएशन अच्छे दिख रहे हैं, सारे सेक्टर, लेकिन जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम है कि अगले दिन कुछ और बोल दिया ट्रम्प साहब ने, तो पूरा मार्केट में तो उथल पुथल हो जाता है। आप देखिए, आज ही देखिए, फॉर्चुनेटली हमारा पूरा 3 दिन के लिए बंद था बाजार, लेकिन अगर जो चालू रहता और वो ट्वीट आप देखते कि वो बॉम्ब करने वाले ईरान को, तो बुरी हालत हो जाती है हमारे बाजार की। फिर बाद में आके बोले नहीं, मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, अभी 45 डे का सीज फायर की बात चल रही है। तो ये सब देख के बेटर टू वेट आउट, थोड़ा कैश जो है वो रखो, पर जहां पे जैसे मैंने बोला अपीलिंग वैल्यूएशन दिखे वहां आप डिप्लॉय करो। हमारे न्यू एज कंपनीज में हमें डेफिनेटली अपीलिंग वैल्यूएशन दिखती है, तो वहां पे सिलेक्टिवली हमने डिप्लॉय करना चालू किया है। बैंक्स में हमने थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय करना चालू किया है, पर अदरवाइज ओपनली ऐसा इतना हमने दिल खोल के पैसा डालना चालू नहीं किया है आज तक। और एक्चुअली आप देखिए, जब तक ये FI पार्टिसिपेशन वापस नहीं आता है, आई थिंक इट बी बहुत ही मुश्किल रहेगा हमारे मार्केट को रैली करना, क्योंकि रिटेल भी अभी आस्ते आस्ते अभी थक रहा है थोड़ा इन इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड्स के बाद जो कैश था वो डिप्लॉय करना चालू कर दिया उन्होंने,
दे आर नॉट गेटिंग न्यू फ्लोज, तो इसलिए थोड़ा सिलेक्टिवली रहना पड़ेगा हमें यहाँ। ओके अच्छा दिनेश जी, एक चीज़ पूछूंगा आपसे, ये और थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है तो हम हमेशा बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक। अब अगर ये लड़ाई लंबी चली और अगर ये क्रूड जिस तरीके से है यहाँ पर, अगर ये लंबे समय तक रहा तो कितना बड़ा मैक्रो नेगेटिव है हमारे लिए, जो अर्निंग्स के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर आ सकता है और ओवरऑल मार्केट लेवल पर और कितनी बड़ी करेक्शन हो सकती है। अब हम 26,000 के हाई से 22,200 तक आए थे, क्या वर्स्ट के सिनारियो में यहाँ से भी और 10-15% गिरने की फिर एक स्पेस रहेगी? अनुज जी, मैं वो आपको लेवल तो नहीं बता सकता, पर एक चीज ये बताऊं, पहले तो मैक्रो लेवल पे हम लोग 5 मिलियन बैरल, 50 लाख बैरल दिन के हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड के। अगर जो आप $30-40 एक्स्ट्रा सोचिए, आप $40 एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो आप कितने, तो $200 मिलियन एवरी डे इकोनॉमी पे हिट हो रहा है, $200 मिलियन का। और ये तो एक दिन की बात हुई, आप 10 दिन करेंगे तो 2 बिलियन हो गए, महीने की बात करें तो 6 बिलियन। 6 बिलियन मतलब आप ऑलमोस्ट 15 बिप्स ऑफ द इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ये सब इम्पैक्ट मैक्रो लेवल पे तो आपने समझ लिया। और माइक्रो लेवल पे अभी क्या है कि क्रूड एक पूरा चेन शुरू होता है वहां से, फॉर एनी सप्लाई आपके कमोडिटी हो गई उसका। वी आर टॉकिंग टू सम एफएमसीजी कंपनीज, वो बोले देखिए डिमांड तो कम नहीं हो रहा लेकिन पीपी प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, सप्लाई में इशू आ रहा है, तो ये सब हाउ इट विल इम्पैक्ट डिमांड विल बी अ प्रॉब्लम। और तीसरी चीज, ग्रोथ रेट पैरामाउंट होते हैं। आप ये सोचिए 2016 से एवरी बजट हमारे शेयर बाजार पे कुछ ना कुछ टैक्सेस में चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, और वो बड़ा ही है, कम नहीं हुआ है। कैपिटल गेन से लेके डिविडेंड टैक्स से लेके एसटीटी से लेके एवरी ईयर वो एब्जॉर्ब हो रहा था, क्योंकि हमारे पास ग्रोथ थी, इसलिए कोई माइंड नहीं कर रहा था उसको। एफआई की बात कर रहा हूं मैं अभी। लेकिन जैसे ही आपका ग्रोथ डाउनटर्न चालू हुआ है, ये सब पुरानी जो मन में जो भड़ास रखे हुए थे एफपीआई, वो सब उभर के निकल आती है। और इसीलिए आपने देखा कितनी जोरों की सेलिंग हो रही है इंडिया में। 1,14,000 करोड़ एक आप महीने में आपने सेलिंग देखी है, जो पहले तो सालों में होती थी, वो भी एक महीने में होके चली गई है। तो ये सब अच्छा नहीं है, और जैसे ही लंबा रहा, ग्रोथ रेट कम होगी, तो ये तो और ही बढ़ने वाला है। तो आई थिंक नॉट ओनली ऑन दिस फ्रंट, द गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग ऑन द अपीसमेंट फ्रंट ऑल्सो, कि थोड़ा कुछ आप कैपिटल गेन्स में कुछ टिंकरिंग के लिए, नॉट ओनली फॉर एफआईएस, फॉर एवरीबॉडी पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। शायद ये लेवल पे नहीं होगा ठीक, क्योंकि अभी तो सब नेगेटिव बैठे हैं, बट जिस दिन बाजार टर्न हो उस दिन आपको ये करेंगे तो आप देखेंगे इंडिया विल अगेन स्टार्ट मैसिवली आउट परफॉर्मिंग ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट। बहुत अच्छी बात कही आपने दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ तो